मैं ज्योति सिंगौर आज आपसे मांग की लोच एवं मांग की कीमत लोच का टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम मांग की लोच के प्रकार, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां या उसी को हम प्रकार भी कहेंगे, मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्वों पर चर्चा विस्तार से करेंगे। पिछले वीडियो में हम मांग का नियम के बारे में विस्तार से समझ चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यदि अन्य बातें समान रहें तब क्या होता था, किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर वस्तु की मांग क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। वस्तु का मूल्य कम होता था तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके विपरीत वस्तु का मूल्य जब अधिक होता है तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमारा था मांग का नियम, जो एक दूसरे से उल्टा या ऋणात्मक संबंध मूल्य और मात्रा में बताता था। परंतु मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन बस है, जिससे हमको केवल कीमत और मात्रा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, इसका ज्ञान बस हमको प्राप्त हो पाता है। आज की विषय वस्तु को समझने के लिए पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि सेब की कीमत 100 रुपए है तो हम 1 किलो सेब खरीदते हैं। यदि कीमत बढ़कर मान लो 200 रुपए हो जाएगी तो सामान्यतः हम मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पहले हम 1 किलो 100 रुपए में खरीदते थे और अब हम मांग को कितना कर दिया, 250 ग्राम। और यदि कीमत 100 से कम हो जाए, आधी हो जाए 50, तब हम सेब की मांग कितनी कर रहे हैं, 5 किलो। यहाँ ये परिवर्तन से ये समझ में आ रहा है कि कीमत यहाँ पर दुगनी बढ़ रही है, परंतु मांग 1 किलो से 1 पाव यानी 1/4 इसकी मांग हो रही है। और कीमत यहाँ आधी हो रही है तो हम मांग को दुगना करना चाहिए, तो हम दुगना ना करके उससे कई गुना अधिक बढ़ा दे रहे हैं। परंतु यह स्थिति हर एक वस्तु पर लागू नहीं होती। जैसे यदि हम नमक खरीदते हैं, यदि नमक का भाव 100 रुपए है तब भी हम 1 किलो खरीदेंगे। यदि 200 रुपए हो गया तब भी हम 1 किलो नमक खरीदेंगे। और यदि नमक का कीमत 50 रुपए हो गया तब भी हम केवल 1 किलो नमक ही खरीदेंगे। यदि हम दोनों वस्तुओं की तुलना करें तो यहाँ से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु मांग नमक की कैसी हो रही है, एक सी है, चाहे कीमत अधिक हो या कीमत कम हो। इसके विपरीत सेव में क्या हो रहा है, जब 50 रुपए एप्पल का भाव था तो हमने कितने किलो सेव खरीदे थे, 5 किलो। जबकि दुगनी कीमत 100 रुपए होने पर हम 1 किलो एप्पल खरीद रहे हैं। कायदे से 50 से 100 दुगनी कीमत बढ़ रही है और जो वस्तु की मांग है वो कैसी हो रही है, आधी नहीं हो रही है बल्कि बहुत कम हो जा रही है। दोनों वस्तुओं की कीमत व मांग देखने से यह समझ आ रहा है कि कीमत का प्रभाव हमेशा एक सा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो मांग बहुत अधिक परिवर्तित हो जाती है, परंतु कभी कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मांग का नियम में हमने क्या देखा था कि केवल परिवर्तन और दिशा बता रहा था, परंतु यह नहीं बता रहा था कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। कीमत और मांग की मात्रा में परिवर्तन को हम मांग की लोच से नापते हैं। अर्थात ये जो परिवर्तन है इसको मापने का जो थर्मामीटर है वो क्या है, मांग की लोच, जो आज हम पढ़ेंगे। आप सभी रबर देखे ही हैं और उसको ये भी अनुभव किया होगा आपने कि उसको खींचने पर लंबी और छोड़ देने पर पुनः अपनी वापस स्थिति पर आ जाती है। अर्थात रबर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी प्रकार मांग की लोच भी होती है। लोच का मतलब है इलास्टिसिटी, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इसी प्रकार यहाँ पे यदि हम कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन करेंगे तो मांग कितनी खिंचेगी और कितनी वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। अर्थात इलास्टिक जैसा व्यवहार करती है मांग, किसके परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण। कीमत कम मांग ज्यादा, कीमत ज्यादा मांग कम, परंतु कितना परिवर्तन है इसका ज्ञान हम किससे करते हैं, मांग, इसको हम मांग की लोच से ज्ञात करते हैं।
मांग की लोच वह दर है जो कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मांग की लोच। मांग की लोच मात्रात्मक संबंध को बताती है। किनके बीच, कीमत और मांग के बीच। कीमत और मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका ज्ञान हमको मांग की लोच से प्राप्त होता है। जिस प्रकार वजन को नापने के लिए तराजू बांट चाहिए, उसी प्रकार मांग की लोच को भी हमको मापने के लिए कोई विधि या औजार तो चाहिए है। तो हम मांग की जो लोच है वो हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आपके कोर्स में केवल एक ही प्रकार है मांग की कीमत लोच, लेकिन आपको बाकी विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं उनकी संक्षिप्त चर्चा जरूर करना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहली है आपकी मांग की कीमत लोच। मांग की लोच या मांग की कीमत लोच दोनों एक ही है, क्योंकि मांग की लोच को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, कीमत। इसीलिए हम जो उपयोग करेंगे मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का, तो वो विधि होगी मांग की कीमत लोच। यहाँ पर मैंने आपको ईडी और ईपी ये दोनों वर्ड दिख रहे हैं लिखे हुए। हम दोनों से ही मांग की लोच को व्यक्त करते हैं। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। तो हम दोनों का उपयोग करते हैं, परंतु आपके एनसीईआरटी बुक में ईडी का उपयोग किया है, इसीलिए हम भी अभी आगे जितना भी पढ़ेंगे तो वो ईडी के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मांग में कीमत लोच क्या है। यहाँ आपको सिर्फ 2 वर्ड को पकड़ना है, एक है आपका मांग और दूसरा है कीमत। मांग की कीमत लोच, हम कीमत में परिवर्तन यदि करेंगे, उसके कारण मांग में जो परिवर्तन होगा, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मांग की कीमत लोच। मांग की दूसरे प्रकार की लोच होती है मांग की आय लोच, ईवाई, इनकम इलास्टिसिटी। यहां पर भी हम 2 शब्द से पूरा डेफिनेशन समझ सकते हैं, मांग और आय। आय में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन होगा, इन दोनों की दर को हम क्या कहेंगे, मांग की आय लोच। और तीसरा प्रकार है हमारा मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, ईसी से। तीसरे प्रकार की जो आड़ी लोच मांग है, ये स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर लागू होती है। जब एक वस्तु के मूल्य में यदि परिवर्तन होता है, तो दूसरे वस्तु की मांग में क्या हो जाता है, अपने आप परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, मांग की आड़ी लोच। जैसे चाय और कॉफी के साथ होता है। हम दोनों को, तीनों प्रकार को एक साथ यदि हम डेफिनेशन में देखें तो हमको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये है हमारी पहली है मांग की कीमत लोच, दूसरा प्रकार है हमारा मांग की आय लोच। पहले हम ये दोनों को पढ़ लेते हैं। एक साथ मैंने इसलिए लिखा है जिससे आप याद ना करें, समझ लें। मैं प्रतिशत परिवर्तन, यहां पर भी क्या है, मैं प्रतिशत परिवर्तन, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, तो मांग कहां आ गया, ऊपर आ गया, कीमत कहां आ गया, नीचे आ गया। अब दूसरा प्रकार अपन देखें, मांग की आय लोच। ऊपर हमने क्या लिख दिया, मांग, ये लिख दिया हमने ऊपर मांग, और नीचे हमने क्या लिख दिया, आय। आय, ये सूत्र बन गया हमारा दूसरा। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच में प्रतिशत परिवर्तन, ये तो कॉमन है। अब तीसरा प्रकार है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच क्या होती है, जब एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन होती है, इस कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरे वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मांग की आड़ी लोच। हमें जो मुख्यतः पढ़ना है वो मांग की कीमत लोच देखना है। अल्फ्रेड मार्शल सबसे पहले अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मांग की कीमत लोच को समझाया था। उनके अनुसार किसी वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन में
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, जिससे वस्तु की यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगी, मांग की कीमत लोच। ये क्या बोलते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका सूत्र किस प्रकार से प्राप्त होगा आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे गणित आते हैं एग्जाम में। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग को हम किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से। प्रतिशत परिवर्तन, ये जो ऊपर वाला है डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये जो नीचे वाली संख्या दी हुई है, ये दिया है डेल पी अपॉन पी इंटू 100, चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत परिवर्तन, इसीलिए हमको काय से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। और डेल पी का मतलब क्या है, कीमत में परिवर्तन। हम इसको और छोटा करके कर सकते हैं, यदि इसको और आगे हल करेंगे हम तो 100 से 100 को क्या कर देंगे, काट देंगे। ये ऊपर वाली संख्या है Q अपॉन Q, ये हो गई आपकी Q अपॉन Q। आपने 10वीं में पढ़ा था कि जब हम नीचे वाली संख्या अंश और हर है, तो ये जो चौथे नंबर की संख्या है ये पलट कर कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, P अपॉन डेल P। इस तरह से इसको आगे हल करने पे हमको क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल पी। आप इस पर मान रख के भी गणित हल कर सकते हो, और सरल रूप पे आपको करना है तो इस सूत्र का उपयोग भी हम कर सकते हैं। हम और इनको विस्तार से मैं आपको बता दूं कि Q यहाँ पर क्या है, वस्तु की मात्रा। Q कैसे प्राप्त होगा, डेल Q Q2 माइनस Q1। Q2 क्या है, वस्तु की अंतिम मात्रा, और Q1 क्या है, यहाँ पर वस्तु की प्रारंभिक मात्रा। इसी प्रकार से ये जो डेल P है ये कैसे ज्ञात करेंगे, डेल P बराबर होगा P2 यानी वस्तु की अंतिम कीमत माइनस P1 यानी वस्तु की प्रारंभिक कीमत। P2 क्या है, वस्तु की अंतिम कीमत। हम अंतिम से पहले को घटा देंगे। डेल मैंने पहले पिछले वीडियो में ही बताया था, डेल का मतलब ही होता है अंतर ज्ञात करना। तो इस तरह से आप ये सूत्र भी समझ चुके हैं। अब हम इसका एक गणित भी जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, अपन ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि मान लीजिए 5 केले का भाव एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है, और जब कीमत 7 रुपए प्रति किलो हो जाती है तो वो कम केले खरीदेगा, क्योंकि महंगा हो गया। पहले कितना था, केवल 5 रुपए प्रति किलो था, तब वो 15 केले खरीदता था, और अभी महंगा हो गया तो मांग के नियम के अनुसार वो मांग को क्या कर देगा, घटा देगा। यहाँ हम देख लेते हैं, जब पुरानी कीमत यानी प्रारंभिक कीमत कितनी है, 5 है, तब वो मांग कितनी केलों की करता है, 15 केलों की। और यदि कीमत बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 7 हो गई है, तो मांग को वो कम करके कितना कर देगा, 12। अब हम डेल पी निकाल लेते हैं। पी बराबर अभी हमने देखा था, डेल पी बराबर क्या होता है, P2 माइनस P1। P2 कितना है, 7 है, माइनस 5, तो कितना प्राप्त हो गया, डेल पी 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यदि हम डेल क्यू ज्ञात करेंगे, डेल क्यू कैसे निकलता है, Q2 माइनस Q1। Q2 का मान कितना है, 12, और Q1 का मान कितना है, 15। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, ये ऋण 3। इसको हम सूत्र में रख के हम पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने सूत्र में मान रख दिया। ये डेल क्यू हमारा कितना आ रहा था, -3, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3। आपको क्या लग रहा है कि मैंने यहाँ -3 लिखना भूल गई या मैंने गलत कर दिया? नहीं, मैंने ऐसा गलत नहीं किया, ये मैंने जानबूझ के किया है। ऐसा ये गलती मैंने क्यों की है, इसको मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगी कि मैंने माइनस यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। तो कहने का मतलब है, हम सूत्र पे सीधे इनके मान रख देते हैं। डेल क्यू बराबर हमने सीधे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, -3 नहीं लिखा हमने। क्यू कितना था, क्यू का मतलब है यहाँ पर प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी है आपकी, 15, ये मान रख दिया मैंने। डेल पी कितना था, 2, डेल पी ये हो गया 2, और प्रारंभिक
जो आपकी कीमत थी वो कितनी थी 5 मैंने ये सूत्र रख दिया। आप इसको हल कर लीजिए 3 इंटू 5 3 5 जा 15 15 टू जा 30 15/3 1/2 आ गया डिवाइड करने पे ईडी बराबर 0.5 आ गया अर्थात ईडी बड़ा है 1 से। अब ये वाली जो बात मैंने आपको कही थी यहाँ पर कि मैंने माइनस नहीं लिखा और जानबूझ के नहीं लिखा, तो मैंने क्यों नहीं लिखा वो देख लीजिए आप। मांग की जो कीमत लोच होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा, क्योंकि वस्तु की मांग और कीमत में क्या संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ये हमेशा जो शब्द है वहां लागू नहीं होगा जहां मांग का नियम लागू नहीं होता। अब ये हमेशा ऋणात्मक क्यों होगा, इसको अपन एक गणित से देख लेते हैं। ये गणित जो अभी मैंने सॉल्व किया था इसको मैं फिर से उदाहरण ले ली जिससे आप आसानी से समझ सकें। इसमें भी हमने वही किया, P2 माइनस P1 डेल निकाल लिया तो कितना आ रहा है आपका, ये देखिए कीमत कितनी है, P1 7 है, P2 है 5, तो P2 माइनस क्या होता है P1, तो कितना आ रहा है आपका P2 माइनस 7 कितना आया आपका -2 आ रहा है। और जब कीमत ज्यादा है 7 है तो मांग कम है कितनी है 12 है, और जब केले की कीमत सस्ती हो गई 5 हो गई तो मांग हमने क्या कर दी बढ़ाकर 15 कर दी। तो यहाँ जो परिवर्तन है वो कितना होगा आपका 15 माइनस 12 कितना आ गया 3 आ गया। फिर से मैं इसी चीज को और आगे दूसरे उदाहरण, इसी को हम उल्टा करके दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं कि हमेशा ऋणात्मक क्यों आएगा। अब देखिए इसी गणित को मैंने क्या किया है उल्टा किया। जब कीमत कितनी हो गई है 5 तो मांग कितनी है अधिक है 15, और यदि कीमत बढ़ गई 7 हो गई तो मांग कितनी हो गई 12 हो गई। इस तरह से मैं फिर से वही डेल पी निकाल लेंगे हम, P2 माइनस P1 यानी आपका कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर 2 आ गया। चूंकि अब यहाँ कीमत बढ़ गई है तो मात्रा डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डेल क्यू बराबर क्या हुआ, Q2 यानी 12 Q1 यानी 15, Q2 माइनस Q1 तो 12 में से हम 15 घटाएंगे तो क्या आएगा ये ऋणात्मक। अब आप देखिए यदि कीमत बढ़ती है तो डेल पी ऋणात्मक आएगा, और यदि मांग बढ़ती है मतलब सस्ता होने पर मांग बढ़ती है तो क्या ऋणात्मक आ जाएगा, कीमत बढ़ने पर यहाँ पे क्या आ रहा है ऋणात्मक क्यू आ रहा है। इस तरह से दोनों कंडीशन में चाहे कीमत कम हो या कीमत अधिक हो तो दोनों कंडीशन में जो होगा मांग, ये जो आपका मान होगा वो कैसा प्राप्त होगा ऋणात्मक होगा। परंतु हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं गणित तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आपको इतना तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो अर्थशास्त्र पढ़ते समय हम ये जो धन ऋण का चिन्ह है इसके मान को हम क्या मान लेते हैं निरपेक्ष मान लेते हैं। गणित में निरपेक्ष मान का तात्पर्य क्या होता है, धन और ऋण चिन्ह को लिखा नहीं जाता या इग्नोर कर दिया जाता है। हर एक संख्या को क्या मान लिया जाता है धनात्मक मान लिया जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा कि कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक होगी, हमेशा। अब हम मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार देखेंगे। ये मैं पांचों आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको पांचों एक साथ इसलिए स्लाइड में दिखा दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ये बहुत कठिन चीज नहीं है, इसके बारे में आप अगली स्लाइड में पूरा समझ लेंगे कि ये मैंने क्यों लिखा है। ये बता दे रही हूँ, इसमें विस्तार जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं अनंत या इन्फिनिटी। अब ये जो 5 प्रकार हैं ये कैसे प्राप्त होंगे, ये भी बहुत आसान है। कैसे प्राप्त होंगे, आप यहाँ पर भी केवल मांग और क्या ले लीजिए कीमत। कीमत में आप जैसे जैसे परिवर्तन करते जाएंगे तो मांग में भी क्या होता जाएगा परिवर्तन होता जाएगा, और कीमत में परिवर्तन से मांग में जब परिवर्तन होगा तो हमको ये 5 स्थितियां प्राप्त होंगी। ये जो 5 हैं 5 याद करना भी बहुत आसान है। देख लीजिए आप, मैं अपने बच्चों को ऐसे बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि हम ये 3 बार हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे लोचेदार।
और यहाँ पे 2 बार हम क्या लिख लेते हैं, बेलोचदार लिख लेते हैं। ये पहला वाला हो जाता पूर्णतया लोचदार मांग और अंतिम हो जाता पूर्णतया बेलोचदार मांग, और बीच वाला क्या हो जाता है, लोचदार मांग। ये सेकंड को हम कैसे याद कर लेते हैं, ये अधिक लोचदार मांग और इसको बेलोचदार मांग या अधिक बेलोचदार मांग दोनों कहा जाता है। पहली स्थिति है पूर्णतया लोचदार मांग। नाम से समझ आ रहा है पूर्णतया लोचदार मतलब पूरी तरह से इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार मतलब पूरा इलास्टिक। यदि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो अर्थात 0%, कितना परिवर्तन हो इसमें, केवल 0% परिवर्तन हो और मांग में उसके विपरीत बहुत अधिक परिवर्तन हो, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि हम कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। यहाँ ईडी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे क्या होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ईडी बराबर क्यूडी हमारा कितना है, 0 है, तो हम डेल पी बराबर है हमारा 0%, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 0। और डेल क्यू कितना है हमारा 100, तो फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 100/0। अब आप इतना तो जानते हैं कि किसी भी संख्या से यदि हम 0 का भाग देते हैं तो वो क्या प्राप्त होती है, अनंत प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो ईडी बराबर है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अनंत पर प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसको ग्राफ से देखें तो ये जो दिया हुआ है हमारी कीमत कैसी है, यहाँ पर स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि मांग क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है और मांग बढ़ भी सकती है। ऐसी स्थिति में हमको ईडी क्या प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। वास्तविक जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर कीमत का कोई परिवर्तन ना होता हो। यह स्थिति पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसा वास्तविक जीवन में होता ही नहीं है कि जिसकी कीमत में कभी परिवर्तन हुआ ही ना हो। दूसरी स्थिति है हमारी अधिक लोचदार मांग। आप केवल यदि ये टेबल समझ लेंगे और डायग्राम समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि किसी वस्तु के कीमत में मान लो हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं, 10% का, यदि हम 10% का परिवर्तन कर रहे हैं और उसकी मांग कितनी परिवर्तित हो जा रही है, 20%, इसको हम कहेंगे अधिक लोचदार मांग। यदि हम इसको सूत्र में रखें, क्यू डेल क्यू क्या होगा आपका, डेल क्यू है आपका 20% और डेल पी कितना दिया हुआ है, 10%, तो हमारा आ गया 20/10, यानी 10 से हम 2 का काटेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, ईडी बराबर 2। अर्थात हमको जो पोजीशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, ईडी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 1 से। आप चाहो यहाँ पे परिवर्तन करके देख लो, यहाँ 30 कर लोगे तब भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि आप मांग में परिवर्तन कितना कर लेते हो, 40 मान लो, तो आपका काटने के बाद उत्तर कितना आएगा, 4। तब भी क्या होगा, ईडी हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। यदि हम डायग्राम से समझें, यदि हम कीमत कितना बढ़ा रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, P से P1 कितना परिवर्तन कर रहे हैं, 10%। ऐसी स्थिति में यदि हमारी जो मांग में 20% परिवर्तन होगा तब हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, ये ग्राफ मांग वक्र प्राप्त होगा। इसे हम कहेंगे अधिक लोचदार मांग, ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद हमारी अगला जो प्रकार है वो है लोचदार मांग। इसमें भी हम वही करके देखते हैं। यदि हम कीमत में परिवर्तन कितना कर रहे हैं, 20% और मांग में कितना परिवर्तन कर रहे हैं, 20%, यानी कीमत में जब 20% परिवर्तन हो और मांग में भी 20% यानी बराबर परिवर्तन हो, तब आपको ईडी बराबर क्या प्राप्त होगा, 1। यदि हम इन दोनों को फॉर्मूले में रखेंगे तो 20 अपॉन क्या प्राप्त हो गया, 20 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 1।
आप इसको परिवर्तित करके देख सकते हैं। यदि आपने यहाँ वैल्यू कितनी रख दी 30, मान लो कीमत में 30% परिवर्तन हो और मांग में भी 30% हो, तब भी उत्तर कितना आएगा 1। यानी हमेशा आपको यहाँ पर लोचदार मांग में ईडी हमेशा किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। यदि आप डेल पी यानी कीमत में कितना परिवर्तन कर रहे हैं, डेल पी यानी 20% यहाँ पे कर रहे हैं और उसी के बराबर ही मांग मात्रा में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तब हमको जो मांग वक्र प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। अगला प्रकार है हमारा बेलोचदार मांग। हम केवल किसमें, आप हर स्लाइड में देखेंगे तो हम केवल किसमें परिवर्तन करते जा रहे हैं, कीमत में। कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसकी अलग अलग स्थितियां हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हमने कीमत में परिवर्तन कितना कर दिया 20%, तो उसकी तुलना में मांग कैसी हो रही है, कम हो रही है। हमने कीमत बढ़ा दी या घटा दी 20%, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन इसमें हो रहा है, मांग में 10%। इसको भी हम फॉर्मूले में लिखेंगे, डेल क्यू यानी 10 और डेल पी यानी 20। ये हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि ऊपर की जो संख्या होगी वो हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। डेल क्यू हमेशा छोटा रहेगा और नीचे की संख्या कैसी रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी। अर्थात हमको ईडी से जो 1 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ईडी हमेशा हमको कैसे प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। यदि हम इसको ग्राफ में देखें, यदि हमने कीमत में कितना परिवर्तन किया है 20%, तो मांग में हमारा कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है 10%, तब हमको मांग वक्र इसमें कैसे प्राप्त हो गया, इस तरह से खड़ा प्राप्त हो गया। अंतिम प्रकार है हमारा पूर्णतया बेलोचदार मांग। बेलोचदार मतलब इसमें कोई लोच नहीं है। कीमत में कितना परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पे हम 100%। जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, बहुत अधिक परिवर्तन, परंतु फिर भी मांग कैसी हो, एकदम स्थिर हो, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णतया बेलोचदार मांग। कीमत में 100% परिवर्तन हो रहा, कीमत P से P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, परंतु जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, 0। मांग कैसी है, यहाँ पर स्थिर है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको हम सूत्र में रखेंगे तो डेल क्यू 0 है अपॉन 100%। किसमें हमने परिवर्तन किया, कीमत में परिवर्तन किया। ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, यदि हम कीमत को बढ़ा दें या कीमत को कम कर दें, लेकिन क्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णतया बेलोचदार मांग। परंतु यह स्थिति भी जो है वास्तविक जीवन में नहीं होती, यह भी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए या कम हो जाए और उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना हो। इस तरह से यह स्थिति वास्तविक जीवन में नहीं प्राप्त हो सकती। मैं पुनः आपको फिर से एक साथ इनकी स्थितियों के साथ समझा देती हूँ, जिससे आपको याद रहेगा। पूर्णतः लोचदार मांग, आप यहाँ इसको समझने के लिए आप घड़ी के कांटे जो हैं वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए फिक्स कर लीजिए। जब आप पूर्णतः लोचदार मांग होती है जब, तो आपका जो घड़ी का कांटा है वो कितने पर रहेगा, 3 पे रहेगा। और यदि पूर्णतया बेलोचदार मांग, जब ईडी बराबर कितना हो जाता है आपका 0, तब ये कितने का कांटा बता रहा है, 6 का कांटा। और यदि हमारी लोचदार मांग है, मान लो मांग बराबर कीमत बराबर मांग, जितना कीमत में परिवर्तन उतना ही मांग में परिवर्तन, तब हमारी ये जो स्थिति प्राप्त होगी ईडी बराबर 1, ये लगभग 4:30 बजे के कांटे के स्थिति में हमको प्राप्त होगी। अभी हमारी 2 स्थितियां और बची हुई हैं। यदि हमारी ईडी इज ग्रेटर देन 1, तब हमको कैसे प्राप्त होगा, ये हमारा घड़ी का कांटा लगभग कितना है, 3:45 या 3:45 लगभग, ऐसी स्थिति का कांटा हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। और अंतिम ये है हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1।
एक बड़ा है ईडी से। ये हमको कितने बजे, लगभग यहाँ पे हमारे 5 बज रहे हैं। ये जो हमने 5 प्रकार या 5 श्रेणियां हैं, इनके जो मांग वक्र हैं वो इस पोजीशन में हमको प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कि मांग की कीमत को, की लोच को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो है वस्तु की प्रकृति। यदि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है तो वो भी कीमत लोच को प्रभावित करेंगी। विलासिता वाली वस्तुएं भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करेंगी, और जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं वह भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करेंगी। यदि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है तो उसकी मांग कैसी होगी, बेलोचेदार होगी। क्यों होगी बेलोचेदार? क्योंकि जो आवश्यक चीज है वो तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, चाहे कीमत बढ़ जाएगी या कीमत कम हो जाए, तब भी हमें इनको आवश्यक रूप में खरीदना ही पड़ेगा। इसीलिए इसकी मांग कैसी होती है, बेलोचेदार। जैसे गेहूं या चावल, इसको हमको जीने के लिए चाहे गेहूं महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, तब भी हमें इनका उपभोग करना ही पड़ेगा और इनको हमको खरीदना ही पड़ेगा। परंतु यदि जैसे विलासिता की वस्तु है, तो विलासिता की वस्तु यदि कीमत बढ़ गई है तो हम इनकी मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यदि ये चीजें सस्ती मिल जाती हैं तो हर व्यक्ति क्या करने लगता है, इन चीजों को खरीदने लगता है। जैसे टीवी है, ऑफर में मिलने लगी, दीपावली में ऑफर आ गया, हर कोई क्या करने लगता है, टीवी खरीदने लगता है, फ्रिज खरीदने लगता है। हमने सुन लिया कि सोने का भाव गिर गया या चांदी का भाव गिर गया, तो हम तुरंत सोने चांदी की मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन थोड़ी ही कीमत बढ़ जाती है तो वापस हम इन चीजों की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह से अनिवार्य वस्तुएं और विलासिता वस्तुएं दोनों मांग की कीमत लोच को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से यदि वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तु है तो ऐसी स्थिति में भी मांग की कीमत लोच प्रभावित होगी। जैसे मान लो कि चना दाल की कीमत है, ये बढ़ जाए तो लोग क्या करने लग जाएंगे, मूंग है, अरहर है या मसूर की दाल का क्या कर देंगे, उपभोग को बढ़ा देंगे। यदि उसकी स्थानापन्न नहीं है, केवल चने की दाल ही बाजार में उपलब्ध होती, तो चाहे ये सस्ता होता या महंगा होता, हर व्यक्ति को क्या खरीदना पड़ता, चने की दाल। परंतु हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, तो हम चने की दाल को क्या कर देंगे, कम खरीदेंगे, बल्कि हम दूसरी वस्तुओं की मांग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। परंतु क्या है, यदि स्थानापन्न वस्तु नहीं है बाजार में, तब तो हमको इनको उनकी शर्तों पर, उनकी कीमत पर खरीदना पड़ता है। जैसे हमको खाना के लिए गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस जरूरी है, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि सरकार इसकी कीमत बढ़ा देती है तभी भी हमको यही खरीदना पड़ता, उनकी कीमत पर खरीदना पड़ता है, और यदि सस्ता कर देगा तभी भी हम इसी का उपभोग करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इनकी जो मांग होती है वो कैसी होती है, बेलोचेदार होती है। जब इनकी मांग बेलोचेदार होगी तो मांग की कीमत लोच भी कैसी होगी, प्रभावित होगी। इस तरह से आज के वीडियो में मैं यही समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो में मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। धन्यवाद।